बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर जीवों में जनन। तो इसमें हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे जीवन अवधि, जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधियाँ पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं इसे जीवन अवधि। हम जानते हैं कि जीवन अवधि क्या है। जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन अवधि से आप क्या समझे? देखो, जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। देखो, एक जीव है, मान लो कोई भी प्राणी है, ठीक है, कोई भी प्राणी है, ठीक है। ये जब जन्म लेता है तो जन्म से जब तक इसकी मृत्यु होती है तो इसके जो बीच की जीवन अवधि है, जो बीच की ये बीच में जिया है जितना, इसको हम क्या कह रहे हैं? जीवन अवधि कह रहे हैं। जब उसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो बड़ा हुआ और जब उसकी मृत्यु हो गई तो इसके बीच उसने जो जिया है उसे हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। समझ गए? अब देखो, कुछ ऐसे जीव हैं या पेड़ पौधे हैं जिनकी जीवन अवधि पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जैसे कुत्ते की जीवन अवधि, कुत्ता, डॉग की जीवन अवधि पूछी तो ये कितनी होती है? 15 वर्ष। 15 साल जीता है कुत्ता लगभग, मतलब 15 या उससे कम भी, ज़्यादा भी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 15 वर्ष जीता है। वैसे ही हाथी 75 वर्ष जीता है। इसकी जीवन अवधि कितनी होती है हाथी की? 75 वर्ष। तितली की 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 वीक, बस इतनी ही होती है तितली, कुछ ही हफ्ते जीती है। उसके बाद कौवा 15 वर्ष जीता है। कौवा और कुत्ता दोनों की जीवन अवधि एक ही है। तो ये तुम्हारे याद करने के लिए इजी हो जाएगा कि कुत्ता और कौवा दोनों की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। तोता की कितनी होती है? 140 वर्ष जीता है तोता, 140 वर्ष। उसके बाद कछुआ 100 से 150 वर्ष तक जी सकता है। गेहूं का पादप, देखो जैसे गेहूं, धान, हम देखते हैं ना, इनकी फसल कितने मंथ की होती है? सिर्फ 6 मंथ की होती है। जैसे गेहूं बोए 6 मंथ में कट गए, फिर धान बोए 6 मंथ में कट गए, तो ये सब इनकी जो जीवन अवधि है वो कितनी मानी जाएगी? 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने मानी जाएगी। बरगद का वृक्ष 200 वर्ष जीता है। जो बरगद का वृक्ष होता है वो कितने वर्ष जीता है? 200 वर्ष जीता है, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनन, रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनन क्या है? किसी भी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखो, कोई भी जीव है, अगर वो अपने समान एक जीव उत्पन्न करता है जो उसी की तरह दिखता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे एक गाय है, वो अपनी ही तरह एक संतति उत्पन्न करती है। गाय बछिया उत्पन्न करती है, वो किसकी तरह दिखती है? अपनी माँ की तरह दिखती है। वैसे ही इसे ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जो जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलैंगिक को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम इन दोनों के बारे में इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की तो हम पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की, फिर हम इसकी लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या बोलता है अलैंगिक जनन का जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता। ठीक, इसमें लिंगों का भेद नहीं होता, इसमें सिर्फ एक जनन की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, जिसे क्लोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता, मतलब उसमें मेल और फीमेल ऐसे कोई भेद नहीं होगा कि ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, उसमें कोई भेद डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। किसका डिफ्रेंशिएट नहीं होता है? लिंगों का डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक जनन की आवश्यकता होती है। इसमें केवल एक ही, जैसे एक ही प्राणी क्या लेगा? भाग लेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही जनन की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है, और जो इससे, जैसे मान लो ये था, ठीक है, इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो सेम इसी की तरह दिखेगी, सेम टू सेम, कहीं से भी भिन्न नहीं होगी, डिफरेंट नहीं होगी, सेम टू सेम दिखेगी। ठीक है, और इन जिन्हें क्लोन कहा जाता है, और इसी को क्लोन कहा जाता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि क्लोन किसे कहा जाता है। तो क्लोन किसे कहा जाता है? अलैंगिक जनन में जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, इसे ही क्लोन कहते हैं। ठीक है, फिर इसे बाद में डिस्कस करेंगे कि क्लोन किसे कहा जाता है जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हुए लैंगिक जनन को देखते हैं। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। अब इसमें फीमेल और मेल, मादा और नर, दोनों जीव भाग लेंगे। ठीक है, इसे ही लैंगिक जनन कहते। हमने पढ़ लिया अलैंगिक जनन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कितने जीव भाग लेंगे? 2 जीव। देखो अलैंगिक में एक जीव भाग ले रहा था, एक जीव। ठीक है, और लैंगिक में 2 जीव, ये बात याद रखना। अलैंगिक में एक जीव भाग लेगा और लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, जैसे एक मादा और नर, ये 2 जीव भाग लेंगे किसमें? लैंगिक जनन में। अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार हैं: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्वन, बीजाणु द्वारा खंडन, कायिकी प्रवर्धन। ठीक है, विखंडन को इंग्लिश में फिजन, मुकुलन बर्डिंग, पुनरुद्वन रीजनरेशन, बीजाणु द्वारा बाइस्पोर खंडन फ्रेगमेंटेशन, कायिकी प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ लिया कि अलैंगिक जनन के प्रकार कितने प्रकार के हैं। अब हम इन प्रकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं विखंडन। पहला विखंडन। अब विखंडन भी 2 टाइप्स का है। विखंडन फीजन, इंग्लिश में जिसे फीजन कहते हैं, ये भी कितने टाइप का है? 2 टाइप का। पहला टाइप है द्विखंडन और दूसरा टाइप है बहुखंडन। पहला टाइप द्विखंडन, बाइनरी फीजन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। द्विखंडन, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, द्विखंडन 2 भागों में ये टूट गया तो द्विखंडन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो हम देखते हैं बाइनरी फिजन को डिटेल में। देखो ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसका द्विखंडन होगा तो किस तरीके से होगा? देखो ये है अमीबा, हम इसको यू बनाएंगे। इसका न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड इस तरीके से होगा और फिर इसकी 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है, ये अमीबा मदर सेल, इसको मैं MC से डिनोट कर रही हूँ, और ये डॉटर सेल, इसको मैं DC से। तो ये डॉटर सेल बन गई।
न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 भागों में, यूं द्विखंडन हुआ इसका और 2 भागों में टूट गया ये, तो ये क्या बन गया? द्विखंडन। अमीबा का है ये, ठीक है। फिर आता है बहुखंडन। विखंडन का जो हमने दूसरा टाइप देख रहे हैं बहुखंडन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फिजन। बहु से समझो बहुत, खंडन से समझो टूटना, ठीक है। मल्टीपल फिजन, मल्टी मतलब बहुत, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इनके एग्जाम्पल भी जरूर से याद कर लेना। तो बहुखंडन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि बहुखंडन कैसे होता है। इसे देखो, ये है न्यूक्लियस। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस बहुत बहुत बहुखंडन है ना, तो बहुतों में डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत सारे डिवाइड हो गए, ये न्यूक्लियस बन गए बहुत सारे। अब ये न्यूक्लियस इससे बाहर निकले तो ये एक बनाएगा, 2, 3, उसके अंदर जितने भी बने ये बहुत सारे बना देगा। ये बहुत सारे क्या बना देगा? डॉटर सेल बना देगा। बहुत सारे डॉटर सेल बना देगा। इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। बहुखंडन मल्टीपल फिजन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? मल्टीपल फिजन। और ये हमारा हो गया द्विखंडन फिजन, बाइनरी फिजन। और ये हमारा हुआ मल्टीपल फिजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी। जो इसका आगे को जितने भी बचा है हमारा, जितना भी पोर्शन हमारा बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। तभी आपको जब भी मैं वो वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना कि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ वो आपको मिल जाए।